हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। आज इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। तो यह क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो यह किस प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन है बद्ध अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। ऑप्शन बी है, बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। ऑप्शन सी है, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। या ऑप्शन डी, मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यह एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि एक से अधिक इसके उत्तर प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर किसी से बच्चे से पूछा जाता है कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 24 है, तो बच्चा आंसर दे सकता है कि 8 गुणे 3 या 12 गुणे 2 या 3 गुणे 8। तो इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, इसलिए यह एक मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे बताना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यह एक वर्ग हुआ, तो अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस एरिया और इस वाले भाग को अगर माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ क्षेत्रफल छायांकित भाग जो कि है, तो उसका क्षेत्रफल हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये वर्ग हुआ जिसकी प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से नीचे कितने वर्ग हुए, 5। तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 25। और अब इस वाले भाग को इसको और इसको इसमें से घटा लेंगे तो हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया था, 25। तो ये इस वाले भाग का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इसका कितना भाग हो गया, 5। और एक यहाँ समकोण त्रिभुज है, तो इसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार में कितने वर्ग हैं, 2, और लंब कितना हो गया, 2। तो इसका कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे 5 हो गया था, 5 + 2। और इधर भी एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ था हम लोगों को, 5 + 2 और ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार में कितने हैं, 1 2 3 है, और लंब में कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 आ गया, तो +6। तो 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो हम लोगों के पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 25, और बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आया, 15। अब इसको घटा देंगे तो हम लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो बचे हुए भाग का यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, ऑप्शन बी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल जिन्हें हॉट्स कहा जाता है, तो ये प्रश्न किस पे आधारित होते हैं। मैथ्स की बुक में कुछ क्वेश्चंस हॉट्स बेस पे दिए होते हैं, यानी उच्च क्रमीय चिंतन कौशल वाले प्रश्न होते हैं। तो ये किस पर आधारित होते हैं। ऑप्शन है एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्र के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, या ऑप्शन डी, तथ्यों नियमों और सूत्र के ज्ञान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। बेसिकली जो हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चे के संज्ञानात्मक ज्ञान की पहचान के लिए दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि माना 2/3 में x 1/6 हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से ये 2 बार चला जाएगा और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2/3 में कितने 1/6 हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए वो 4 को 2 + 2 के रूप में व्यक्त कर सकती है और 4 को 1 + 3 के रूप में भी व्यक्त करती है। तो वह संख्या की किस
विकासात्मक अवस्था पर है? ऑप्शन है विभाजनात्मक अवस्था पर, गुणनखंडीय अवस्था पर, संक्रियावस्था पर या परिमाणात्मक अवस्था पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संक्रियावस्था पर। यानी वह जोड़ के प्रश्नों को कई तरीके से सॉल्व कर लेती है, इसलिए उसकी अवस्था कौन सी हुई? संक्रियावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप यहाँ पे बराबर दे रखा गया है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a, जो कि हम लोगों को 24 दे रखा गया है। तो इससे भुजा निकाल सकते हैं, जो कि 6 हो जाएगी कि तो एक वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 6। और आयत की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वर्ग और आयत का परिमाप बराबर दे रखा गया है। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा? आयत का परिमाप कितना होता है? 2a + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 8 दे रखी गई है और चौड़ाई हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 2 से कितनी बार चला जाएगा? 12 बार, और 12 यहाँ पे बचा, और 8 + b। तो जब b की वैल्यू निकालेंगे तो 12 के इधर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 - 8 हो जाएगा, जो कि चौड़ाई हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 12 से 8 गया 4। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो चौड़ाई हम लोगों को कितनी हुई मिली थी? 4, और लंबाई दे ही रखी है 8। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 8 × 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार से त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि वह अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई हो रही है, इसलिए वह अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि वह मूर्त चीज़ों को तो समझ जाता है, परंतु अमूर्त चीज़ों को समझने में उसे कठिनाई हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। तो कक्षा के इस प्रकार की चर्चा किस प्रकार की है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, इस प्रकार की चर्चा में क्या करना चाहिए? उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है। ऑप्शन बी है, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। ऑप्शन सी है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है। या ऑप्शन डी है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि अगर कक्षा में किसी भी प्रकार की चर्चा शुरू की जाती है तो वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के विचारों को सुनने में सहायता करती है, वह अपने तर्कों को उचित ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किस बात का ध्यान देना जरूरी होता है? तो यहाँ पे 2 डैश दे रखे गए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अन्य शिक्षकों का समावेशन या विद्यार्थियों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन या विद्यार्थियों का बहिष्करण। तो विद्यार्थियों के लिए जब पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ही पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसमें विद्यार्थियों का समावेशन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग किएगा, या कक्षा में बहुत सारे हस्ती परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा।
क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। पियाजे ने कहा था कि सामाजिक अनुदेशन से भी सीखना होता है, इसलिए गणित के शिक्षक के रूप में सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या होगा? ऑप्शन है भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, ऑप्शन बी वर्ग पहेली, ऑप्शन सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना या ऑप्शन डी प्रश्नोत्तरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना, क्योंकि अगर किसी आंकड़ों का विश्लेषण समझना है तो विद्यार्थियों को सर्वेक्षण आधारित परियोजना दी जानी चाहिए, जिससे कि वे स्वयं सर्वेक्षण करके आंकड़ों के विश्लेषण को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन लिखता गलत ढंग से है, तो यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है? ऑप्शन है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, बच्चा की संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब वह बच्चों को संख्याओं को भली भांति से लिखना सिखा चुका हो, या बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है, ध्यान से नहीं सुनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चा ध्यान से तो सुनता है क्योंकि उसने 482 ही उसको पढ़ा, परंतु उसको स्थानीय मान की समझ नहीं है, इसलिए वह उसको लिखने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 1 और आधा दर्जन, तो ये सही हुआ क्योंकि 1 दर्जन में 12 हुए और आधा दर्जन में 6, तो ये राइट हो गया। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ, तो ये सही नहीं है क्योंकि 3 लीटर 3000 होगा और 30 मिलीलीटर, तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 1 0 कम है, इसलिए यहाँ पे आपका ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3030 होगा, ना कि 330। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2 3 4 5 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। तो वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। तो उसका उत्तर किस प्रकार का है? गलत है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, या ऑप्शन डी सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि सही है। उससे जो कि पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर के निशान को बताइए, तो उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को ही चिन्हित किया, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या को जो कि दिया रखा है 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है? मतलब वहाँ अगर क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाता है तो वो सॉल्व कर लेते हैं, परंतु अगर लैंग्वेज बेस पर क्वेश्चन दिया जाता है तो उनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन है समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, ऑप्शन बी भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं, विद्यार्थी इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने योग्य नहीं है, या विद्यार्थियों की भाषा बहुत खराब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता से पढ़ाई गई, क्योंकि विद्यार्थियों को भिन्नों को हल करना तो आता है, परंतु वह भाषा की सहायता से भिन्नों को हल करने में उन्हें समस्या आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।